हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिवोटेड फॉर सिविल सर्विसेज। तो आज हम लोग आगे बात करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे प्रस्तावना के अंदर उद्देशिका, हमारी उद्देशिका के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स हम लोग जो है समझ रहे थे। हम लोग संप्रभु, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, इन तीन का अर्थ हम लोग समझ चुके थे। आज हम लोगों को चौथा समझना है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक, लोकतंत्रात्मक। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। आप लोगों ने अब्राहम लिंकन का कथन सुना होगा कि जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, यही लोकतंत्र का मतलब होता है। ठीक है, लोकतंत्र को जब हम परिभाषित करते हैं तो एक तरीका यह भी होता है कि हम इसे जनता के शासन या लोगों के शासन के रूप में देखते हैं, क्योंकि इसके पहले जो शासन था वो राजतंत्र का हुआ करता था। और राजतंत्र का मतलब होता था कि एक राजा या और मतलब उसी का शासन, यानी जिसे हम मोनार्की कहते थे। तब राजा में ही सारी शक्तियां निहित होती हैं, लेकिन जब शक्तियां जनता में निहित हो तो लोकतंत्र या जनतंत्र उसको कहते हैं। लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जहां शासन में जनता की भागीदारी होती है। राजतंत्र वह मतलब शासन प्रणाली होती है जहां जनता की कोई भागीदारी नहीं होती। राजा वहां जो चाहेगा वही होगा। लोकतंत्र में प्रजा नहीं बल्कि नागरिक यानी जनता जो चाहेगी वो वहां होगा। तो ये एक इसमें जो है बेसिक डिफरेंस देखने को मिलता है आपको। देखिए, लोकतंत्र का आशय होता है कि शासन में जनता की भागीदारी, जहां शक्तियां राजा में नहीं बल्कि जनता में निहित होती हैं। जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, ऐसा मैंने बताया, अब्राहम लिंकन का यह कथन है। लोकतंत्र का मतलब है जहां जनता की शासन में भागीदारी होती है, यानी शक्तियां जनता के पास होती हैं। मतलब जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, यह सबसे लोकप्रिय जो हमारी परिभाषा है लोकतंत्र की दी जाती है। लेकिन जनता के शासन में भागीदारी कैसे होती है, इसको लेकर लोकतंत्र की जो इसको लेकर के लोकतंत्र की दो अवधारणाएं आपको दिखेंगी। पहला तो कहता है कि जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी होनी चाहिए, और दूसरा कहता है कि जनता की अप्रत्यक्ष भागीदारी होनी चाहिए। तो इसे हम दो तरीके से देख सकते हैं कि एक तो हो गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा हो गया हमारा अप्रत्यक्ष। तो देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जहां जनता द्वारा शासन में प्रत्यक्ष भागीदारी के माध्यम से नीतियों का निर्धारण किया जाता है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या इसे हम प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा नीतियों का निर्धारण करना, यानी कि जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। अप्रत्यक्ष में तो हम लोग खुद नीतियां बनाएंगे, हम सभी लोग इकट्ठे होंगे और खुद ही सभी लोग नीतियां बनाएंगे। अब ये जो डायरेक्ट लोकतंत्र है ये उन देशों में सफल हो सकता है जहाँ की आबादी 5 से 10 हजार तक हो। वहां पे आपस में अपना मिल गए इकट्ठे, अपना नियम कानून बना लिए जो भी है। लेकिन आज के विश्व में जहाँ एक छोटा सा देश भी लाखों की संख्या में होता है, भारत जैसे विशाल देश में तो अरबों की आबादी है, तो यहाँ पर तो ये थोड़ा सा संभव नहीं है कि सभी जनता से पूछ के कानून बनाए जाए यहाँ पर, या फिर जो है यहाँ पर सब जब जनसंख्या विशाल हो जाती है और कानून का दायरा बढ़ जाता है, तो लगभग आज से 500,000 साल पहले यहाँ हमारा जीवन जो था बहुत संक्षिप्त था। हम जहाँ रहते थे वहीं पर हमेशा रहते थे, गांव में रहते थे, बहुत ज़्यादा यात्राएं दूर दराज इलाकों में नहीं जाना हुआ करता था। आज भी रेलवे के माध्यम से परिवहन विकसित हो गया, उसके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुँच गए हैं। पहले ऐसा नहीं था। जब हमारी अंतःक्रिया ज़्यादा नहीं होती तो हमारी अन्य गतिविधियां भी सीमित देखी जाती थी। जीवन बड़ा संकुचित सा था। आज हमारा जीवन बहुत व्यापक हो चुका है, यानी आज हम लगातार नीतियों को निर्धारित करने, कानूनों को बनाने की जरूरत है, हम लोगों को बनना चाहिए। तो ऐसे में जनता इन कामों में भागीदार हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जनता के पास अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए तमाम तरीके के कार्यों का बोझ है। वह इतना आजाद नहीं है कानून बनाए, नीतियों को निर्धारण करे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की धारणा, यानी जहां जनता के प्रत्यक्ष सहभागिता है, यह वर्तमान आधुनिक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में देखने को नहीं मिलती है। इसलिए लोकतंत्र का जो दूसरा स्वरूप है वह ज्यादा प्रचलित है। कहा गया है कि हम खुद जाकर नीतियां निर्धारित करें, हम लोग आपस में मिलकर अपने एक प्रतिनिधि को चुन लें और जो हमारा प्रतिनिधि हो वह हमारे नाम पर कानूनों का निर्माण करे। इसे प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अप्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है इसलिए है क्योंकि हमने ही प्रतिनिधि को चुना है, तो एक तरीके से हम ही वहां पर हैं, लेकिन हमारे नाम पर कानून कोई और बना रहा है, लेकिन उसे
चुना तो हमने है ना। अमूमन लोकतंत्र को प्रत्यक्ष लोकतंत्र ही समझा जाता है, लेकिन लोकतंत्र का मतलब शासन प्रणाली लोग समझते हैं जहां जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कोई देश लोकतांत्रिक है या नहीं है, ये आप कैसे बताएंगे? जैसे पाकिस्तान, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक लोकतांत्रिक देश है? आप देखेंगे कि वहाँ एक पीएम है, उनको जनता द्वारा चुनाव होता है। अब लोकतंत्र का मतलब दो तरीके से देखिए, एक तो शासन प्रणाली के रूप में क्या होता है कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा शासन, ये चुनाव केंद्रित होता है। दूसरा क्या होता है, व्यापक रूप में, इसका मतलब एक जीवन शैली होता है, व्यापक रूप में जीवन शैली या फिर जीने का तरीका, एक मूल्य व्यवस्था के रूप में, या फिर मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं कि जहां नागरिकों के अधिकार सुरक्षित हो, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को बढ़ावा मिले, न्याय पर आधारित समाज हो, उसे लोकतंत्र के दूसरा व्यापक रूप में एक जीवन शैली के रूप में कहेंगे हम लोग। अगर कहीं चुनाव केंद्रित हो तो हम जानते हैं कि चुनाव केंद्रित होने का मतलब है, शासन प्रणाली के रूप में देखते हैं कि ऐसी मतलब शासन प्रणाली जहां पर 5 साल में नियमित चुनाव होते हैं, चुनाव के माध्यम से एक जवाबदेह उत्तरदायी सरकार बनती है, बस इतना ही देखते हैं, कहते हैं कि हमारी सरकार लोकतांत्रिक है। लेकिन लोकतंत्र असल में इससे कहीं अधिक व्यापक धारणा है, या व्यापक रूप में एक जीवन शैली है, यानी कि जीने का तरीका है। लोकतंत्र सरकारों को देखकर नहीं बल्कि सरकारों के कार्यक्रम को देखकर मूल्यांकित किया जाता है। केवल हम यह न देखें कि जनता सरकार जो है जनता के द्वारा चुनी गई है, बल्कि हम ये देखें कि वो जो सरकार है जनता के लिए कार्य कर भी रही है या नहीं कर रही है, या सरकार किन आधारों पर लोगों के लिए काम कर रही है। जैसे हिटलर ने जनता के द्वारा निर्वाचित होकर ही सत्ता प्राप्त की थी। हिटलर ने ऐसा नहीं हुआ कि सैन्य विद्रोह किया, सत्ता उसके पास आ गई ना। हिटलर ने पहले चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ते लड़ते लोकप्रियता हासिल मतलब वो करते गए, फिर उसके बाद में जनता के बीच लोकप्रिय हो गए, फिर हिटलर बन गया, क्या बन गया? हिटलर बन गया नाजीवाद। और उसने वहां पर रहने वाले यहूदियों का जो बड़े स्तर पर नरसंहार किया, यहाँ तक कि जर्मन लोगों के साथ भी जिस तरीके का भेदभाव हिटलर ने किया, क्या इसे हम लोकतांत्रिक जीवन बोल सकते हैं? क्या यह लोकतांत्रिक देश बोला जा सकता है जहां लोगों के अधिकारों को सप्रेस, यानी कि सप्रेस का मतलब आप कह सकते हैं दबाया जाता हो, लोगों की आजादी को दबा दिया जाता हो, लोगों के साथ भेदभाव किया जाता हो, क्या उसे हम लोकतांत्रिक देश कहेंगे? कतई नहीं कहेंगे। तो लोकतंत्र केवल एक शासन प्रणाली नहीं है, बल्कि व्यापक रूप में जीवन शैली, जीवन पद्धति है, एक मूल्य व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। जैसे नागरिकों के अधिकार सुरक्षित हो, स्वतंत्रता, समाज बंधुत्व को बढ़ावा और न्याय पर आधारित हो, इसलिए लोकतंत्र अन्य शासन प्रणालियों से अलग है। अन्य शासन प्रणालियों में वंशानुगत शासन देखा जाता है। जैसे अगर राजतंत्र लोकतंत्र में आप अंतर करेंगे तो आप राजतंत्र में वंशानुगत शासन है, एक राजा होता है, उसी के बाद उसका बेटा शासक होता है। लोकतंत्र में निर्वाचित जो है शासन होता है। लेकिन अगर दोनों ही तानाशाह हो जाएं तो फिर डिफरेंस क्या होता है? लोकतंत्र के माध्यम से कोई आए अपनी जनता के ऊपर शोषण करना शुरू कर दे, एक राजा आए वो अपनी जनता के साथ अच्छा व्यवहार करे, तो फिर कौन ज्यादा बेहतर है? आप किसे ज्यादा बेहतर मानेंगे? अशोका द ग्रेट जो एम्परर माने जाते हैं, हम उनको बेहतर बोलेंगे, या फिर कोई एक भ्रष्ट लोकतांत्रिक सरकार जो यानी कि एक भ्रष्ट लोकतांत्रिक सरकार को हम बेहतर बोलेंगे कई बार। लेकिन दोनों में अंतर कहाँ पर है? राजतंत्र में सत्ता पर बल दिया जाता है, सारी सत्ता राजा के पास होती है, और लोकतंत्र में अथॉरिटी नहीं बल्कि लिबर्टी या स्वतंत्रता पर बल जो है दिया जाता है। आप लोगों से क्वेश्चन है, लिबर्टी एंड फ्रीडम में प्लीज डिफरेंस लिख के जरा बताइए क्या होता है। मैं आपको वीडियो के एंड में बताती हूँ, ठीक है? और अगर ना बताऊँ तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं जरूर बता दूंगी। राजतंत्र में कुछ लोगों को प्रिविलेज यानी अधिकार मिले होते हैं। जैसे अगर अकबर महान के द्वारा किसी व्यक्ति की गलत तरीके से हत्या कर दी जाती है, गुस्से में आकर किसी ने मार दिया मतलब, और अभी हमारे पीएम पर हमला मतलब साक्ष्य मौजूद हैं कि, तो क्या दोनों की स्थिति सेम रहेगी? वहाँ अकबर महान आप देखेंगे, अकबर महान अपने को छोड़ देंगे, यहाँ पीएम अपने को, हो ही नहीं सकता है। लोकतंत्र में आपके खिलाफ अगर साक्ष्य हैं तो आप चाहे पीएम हो, आम आदमी हो, आपको कानून के हिसाब से ही सजा मिलेगी। राजतंत्र में कानून वो है जो राजा कहे, तो वहाँ राजा मतलब वहाँ क्या सजा मिलेगी? तो यहाँ कुछ लोगों को विशेष अधिकार मिले हैं, जबकि लोकतंत्र में समानता पर बल दिया जाता है। राजतंत्र में राजा और प्रजा होती है, लोकतंत्र में शासक और नागरिक होते हैं। नोट कर लीजिए, राजतंत्र में प्रजा के कर्तव्यों पर बल दिया जाता है और प्रजा को ये काम करना है, जबकि लोकतंत्र में अधिकारों की बात की जाती है। राजतंत्र और लोकतंत्र देख लीजिए। देखिए जो राजतंत्र होता है, मैंने अभी आपको बताया, वंशानुगत शासन होता है, सत्ता आधारित होता है, विशेष अधिकार इसमें होते हैं और इसमें कर्तव्य होते हैं। लोकतंत्र में क्या होता है? निर्वाचित शासन होता है, स्वतंत्रता होता है, समानता होते हैं, अधिकार होते हैं, ठीक है।
लोकतंत्र को अब आप दो तरीके से देखिए, एक हो गया राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा हो गया सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र में क्या होता है कि जहां सरकार जवाबदेह होती है, जनता द्वारा निर्वाचित सरकार होती है, राज्य के विरुद्ध नागरिकों को संरक्षण प्राप्त होते हैं। प्लीज इसका एक एग्जाम्पल बताइए, राज्य के विरुद्ध नागरिकों को संरक्षण में ऑप्शन दे रही हूँ, फंडामेंटल राइट होगा या फिर जो है हमारे कर्तव्य होंगे, प्लीज बताइए इसको, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। फिर दूसरा क्या है, सामाजिक आर्थिक जो है लोकतंत्र, जहाँ सामाजिक आर्थिक संस्थाएं लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे मूल्यों पर आधारित। हमारे अंदर एक दूसरे को लेकर अगर बंधुत्व की भावना नहीं है तो इससे घृणित कार्य कोई हो ही नहीं सकता है। और आपके अंदर यह सोच है कि अमुक जाति के हैं, दूसरे की जाति के हैं, ये अस और दे वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको भी तोड़ेगा और देश को भी तोड़ेगा। ऐसे निराशाजनक व्यक्ति कभी भी अच्छा जीवन या गुणवत्तापूर्ण जीवन जी ही नहीं सकते हैं। यदि आप एक धर्म के होकर के धार्मिक श्रेष्ठता को जीने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि मैं मुस्लिम हूँ, हिंदू हूँ या सिख हूँ, ईसाई हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, ये सब अगर आप कहेंगे तो इस्लाम कहेंगे कि इस्लाम से बड़ा या हिंदू से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है, तो ये सब आपका भ्रम है, और वो भी बहुत मतलब बड़ा वाला भ्रम है ये। क्योंकि आपका ये जो धर्म है, धर्म अपनी श्रेष्ठता का दावा खुद ही नहीं कर सकता, क्योंकि श्रेष्ठता का तो सवाल ही नहीं उठता है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। देखिए, राजनीतिक लोकतंत्र का क्या मतलब होता है कि जहां सरकारें जवाबदेह हों, कहते हैं कि हमारी चुनी हुई सरकार हो, तो जब हम राज्य या सरकार के स्तर पर बात करते हैं तो उसे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कहते हैं। कई बार हम इतना ही मान लेते हैं कि यही डेमोक्रेसी है कि हमने चुनी हुई सरकार बना ली है, लेकिन क्या हमारी सामाजिक पारिवारिक संस्थाएं डेमोक्रेटिक हैं? आप बताइए, सरकार पुरुष और महिला में अंतर करती है? इनके अनुसार संविधान में क्या है कि राज्य अगर कोई कानून बनाएगा तो पुरुष और महिला में अंतर नहीं करेगा। अगर राज्य के द्वारा कोई मतलब नीतियां बनाएगा, लेकिन क्या समाज या परिवार या अंतर करता है कि अगर अगर करता है तो यह गैर लोकतांत्रिक है। देखा जाता है कि आज भी हमारे समाज में महिलाओं के प्रति जो हिंसक व्यवहार किए जाते हैं वह उसी गैर लोकतांत्रिक सोच का ही नतीजा है। अक्सर जब हमारे समाज में कहीं पर कोई बलात्कार की घटना घटित होती है, हम वहां पर आक्रोशित महसूस करते हैं कि उस बच्ची के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, यह बहुत गलत हुआ। लेकिन सवाल ये है कि क्या उस सामंती सोच को, जो इस तरीके के आपराधिक कृत्यों को संपादित करने के पीछे सबसे प्रेरक शक्ति है, उस सामंती सोच को हम अपने अंदर जिंदा रखते हैं? हम अपने को बदलने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। एक समाज, परिवार, व्यक्ति के रूप में हमारी वह सोच यहाँ पर बदल ही नहीं रही है। ऐसे बलात्कार अलग अलग अर्थों में हमारे घर परिवारों में रोजाना हो रहे होते हैं, जहाँ पर एक पति द्वारा अपनी पत्नी को पीटा जाता है, जहाँ पर यह देखा जाता है कि वह महिलाओं को आगे की पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं, बल्कि एक स्तर पर पढ़ने के बाद उनसे बोला जाता है कि अब आपके जीवन का लक्ष्य है आपका विवाह, और आपका जो आपका विवाह होगा, काम धंधा, वही सब आपका जो है जीवन है। यदि महिला और पुरुष दोनों किसी व्यवसाय में कार्य कर रहे हैं और महिला अपने व्यवसायिक क्षेत्र में अधिक सफल हो सकती है और दोनों में से किसी एक को अपने परिवार को चलाने के लिए सेक्रीफाइस करना है, तो क्या हमारा समाज पुरुष के सेक्रीफाइस को स्वीकार करता है? नहीं। महिलाओं को हम आदर्श बनाते हैं कि आपने सेक्रीफाइस किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आदर्श ही केवल बना रहे हैं, हम उसे केवल कमजोर ही बनने दे रहे हैं। जिम्मेदारियों का बोझ ज्यादा, दायित्व का बोझ ज्यादा, लेकिन अधिकारों के प्रति बोध ना होना, पुरुष में ना महिला में, ये देखा जाता है। यह बड़ा कारण है, इसलिए है क्योंकि अभी भी हमारे समाज में लोकतांत्रिक सोच समाज के स्तर पर या परिवार के स्तर पर नहीं है। परिवार में ही भाई और बहन के बीच में, भाई अगर छोटा है तो भी अपनी बड़ी बहन के संबंध में एक डोमिनेटिंग स्थिति रखता है, या जहाँ छोटा सा भाई अपनी बड़ी बहन को समझाता रहता है कि तुम यहाँ वहाँ नहीं जाना चाहिए, तुमको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये हमारे परिवार में नहीं होता, वो हमारे परिवार में नहीं होता। इस तरीके के मूल्य हमें अपने परिवार में दे दिए जाते हैं। जब तक सामाजिक आर्थिक रूप में बदलाव नहीं आएगा या सोच नहीं बदलेगी, जब तक हम अपने आप में लोकतांत्रिक नहीं बनेंगे, तब तक समाज में इस तरीके की घटनाओं पर रोक कानून या सरकार के माध्यम से
तो भूल ही जाइए। ये घटनाएं हमें मूल्यांकन करने का मौका देती हैं, क्योंकि ये घटनाएं किसी और के परिवार में घट रही हैं। कहीं पर बलात्कार की सूचना हम मतलब सुनते हैं तो शिहर उठते हैं एकदम से, कि क्योंकि सहानुभूति उससे ज़्यादा हमारे अंदर एक डर पैदा करता है। मतलब सहानुभूति से ज़्यादा एक डर पैदा होता है, क्योंकि हमारे घर की भी महिलाओं के साथ आगे चलकर कहीं ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग डर जाते हैं, असुरक्षा का भाव आ जाता है। जब एक घटना घट जाती है तब सरकार जवाबदेहिता लेती है, समाज अकाउंटेबल हो जाता है, विपक्ष की आवाज़ मजबूत हो जाती है। लेकिन यह कितने दिनों तक रहती है? वह मुद्दा जब तक अपनी छवि को गढ़ने में या बनाने में हमारे लिए सहायक है, तब तक तो हम उस मुद्दे को उसे जो है मुद्दे के रूप में देखते हैं, और फिर एक दिन वो मुद्दा खत्म हो जाता है, हमारी छवि अपने आप जो है क्या हो जाती है, बन जाती है। तब तक हम भूल भी जाते हैं। वो जो परिवार है, उस परिवार को थोड़ी सहायता की ज़रूरत है, कुछ मदद की ज़रूरत है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे परिवार जो इस तरीके की भावनात्मक पीड़ा और दौर से गुजरते हैं, उनको सहयोग और समर्थन देने के लिए आने वाले भविष्य में कोई साथ खड़ा होता है? क्या इन घटनाओं के कारण जिन घरों में ये घटनाएं घटित होती हैं, वहां पर सामाजिक रिश्ते प्रभावित होते हैं? इस घटित हुई घटना की लड़की के साथ कोई विवाह नहीं करना चाहता है, क्योंकि सामाजिक कलंक उस परिवार के साथ जुड़ चुका है। तो ये जो कृत्रिम पाखंडी जो हमारी चीज़ें हैं, सोच है, ढोंग है, जब तक इस सोच को विखंडित नहीं किया जाएगा, तब तक समाज में जिस ठोस सकारात्मक बदलाव की बात कर रहे हैं, तब तक ठोस सकारात्मक बदलाव आने वाला मतलब नहीं है। ठीक है। और क्या मतलब अभी हमने आपको बताया कि नैतिक आचार संहिता जो है तो सभी को साथ लेकर चलने की बात करता है। मतलब मूलतः आप देखेंगे ऐसा। बाकी कुछ इंसानों ने आकर जिनको अलग अलग नाम आप दे देते हैं, जैसे मौलवी, उलेमा से लेकर पुरोहित, इन्होंने आकर कुछ 4 किताबें लिख दी होंगी। उन किताबों के आधार पर आप ईश्वर, अल्लाह लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे बड़ा भ्रामक कुछ और हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमने अपने विवेक को गिरवी रख दिया है। कुछ जगहों पर, कुछ धर्म ग्रंथों के नाम पर, उन धार्मिक पुरोहितों के नाम पर अपने विवेक को, अपनी तार्किकता को, अपने मूल्य को, नैतिकता को गिरवी करना या धर्म विरोधी होना है। बात समझ में आई? यही नहीं है कि आप जो है धर्म विरोधी खाली कहकर, या अगर आप नैतिकता को अपने गिरवी रख देना, वो भी एक धर्म विरोधी ही है। तो सही मायने में ऐसे हिंसक अराजक किस्म के लोग जो दूसरों के प्रति घृणा रखते हैं, वे धर्म के अनुयायी नहीं हैं। कोई ईश्वर, कोई अल्लाह उनके साथ आने वाले नहीं हैं। देखिए, आपने रिपब्लिक सुना होगा। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि जहां वास्तविक शक्तियां जनता में निहित हों। जैसे अपने इंडिया में क्या है, हम भारत के लोग में वास्तविक शक्तियां निहित हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संविधान सभा में एक डिबेट हुआ कि हम भारत के लोग शब्द का इस्तेमाल करें या ईश्वर शब्द का इस्तेमाल करें। जैसे भगवान, अल्लाह, ईश्वर के नाम पर संविधान निर्मित हुआ। मतलब ऐसा डिबेट होने लगा। जब इसकी वोटिंग कराई गई तो 34 लोग के पक्ष में, मतलब इसके पक्ष में वोट पड़ा कि ईश्वर का नाम यहाँ पर होना चाहिए। लगभग 68 लोगों इसके, मतलब जो 68 लोग थे वो इसके विरोध में थे, इसलिए संविधान में पारित नहीं हो सका। संविधान सभा में भी यह मुद्दा आया था कि हमने ईश्वर या किसी व्यक्ति को देश का सर्वेसर्वा नहीं बनाया है, हमने अपने ही लोगों को, जनता जनार्दन को, यानी हम भारत के लोग को ही संविधान, मतलब हम भारत के लोग ही संविधान निर्मित करते हैं। गणतंत्र का मतलब क्या है? जहां राष्ट्राध्यक्ष क्या हो, निर्वाचित होता हो, ना कि वंशानुगत होता हो। जैसे भारत में राष्ट्राध्यक्ष क्या है, राष्ट्रपति है। ब्रिटेन में लोकतंत्र है, लेकिन वहां पे रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, वहां के राजा या रानी होते हैं। अभी एलिजाबेथ यहाँ की रानी है, मतलब यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत है। ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र की स्थिति देखी जाती है, लेकिन संविधान तो है, लोकतंत्र तो है, लेकिन राजतंत्र के साथ में है लोकतंत्र। ठीक है ना? देखिए, 4 शब्दों को देखना बहुत आवश्यक है कि न्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गया, समता हो गया, और जो है समानता, समता या समानता, इक्विटी या इक्वलिटी, इसमें बताऊंगी जब मैं आगे पढ़ाऊंगी। और फिर हो गया फ्रेटर्निटी, यानी कि बंधुत्व। इसको मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि इसमें अगर मैं अभी शुरू करने लगूंगी तो फिर हो नहीं पाएगा। तो इसको मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी कि आखिरकार न्याय, स्वतंत्रता, समता या समानता और बंधुत्व क्या होते हैं। इनको बताने के बाद में फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। तो अभी ये हमारा प्रीएम्बल ही चल रहा है, जैसा कि आप लोगों को भी दिखता है।
तो आप लोग प्लीज़ प्रीएम्बल पढ़ते रहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जो लोग तैयारी के पर्पज से पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो वो लोग सिलेबस ज़रूर रोज़ देखते रहें, क्योंकि बिना सिलेबस देखे कुछ भी नहीं कर सकते आप। कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है पॉलिटी जिसे कहते हैं, तो ये आपका आता है पेपर यानी कि जीएस सेकेंड में आता है। पेपर तो ये तीसरा हो जाएगा, पहला क्योंकि एसए का होता है, दूसरा जीएस 1 का होता है और फिर तीसरा जीएस सेकेंड का होता है। तो ये हमारे जीएस सेकेंड पेपर में आएगा, जिसका टॉपिक है शासन व्यवस्था, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो मैं जो इसमें आपको पढ़ा रही हूँ वो संविधान राज्य व्यवस्था वाला जो पॉलिटी का जो कहने का मतलब सेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी का जो सेक्शन है, मैं वो आपको पढ़ा रही हूँ। तो ये जीएस सेकेंड में आता है। प्लीज़ आप लोग इसे देखते रहिए अगर पढ़ रहे हैं तो। अदरवाइज अगर केवल सुनने के पर्पज से देख रहे हैं तो अपने ज्ञान को बढ़ाइए, क्योंकि ज्ञानवर्धक चीज़ें आप लोगों को देखते सुनते रहना चाहिए। तो ठीक है, रखते हैं। थैंक यू।